जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा छठी की हिंदी का ग्रामर, जो हिंदी ग्रामर है उसका पाठ 1 पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हमें क्या जानना है? व्याकरण में विशेष विशेष चीजें क्या है व्याकरण में, यह हमें जानना है। उसके बाद हम लेसन 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो व्याकरण में विशेष क्या क्या चीजें होती है, उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है व्याकरण में विशेष। तो यहाँ दिया है, किसी भी वाक्य को लिखने व बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। हम यदि कुछ भी बोलते हैं तो उसके लिए हमें किसके, वाक्य को लिखने और बोलने के लिए किसकी सहायता लेना पड़ती है? शब्दों के समूह की। किसकी सहायता लेना पड़ती है हमें? शब्दों के समूह की सहायता लेना पड़ती है। वाक्य में प्रयोग किए गए इन सभी शब्दों को कोई ना कोई नाम जरूर दिया जाता है ना। हम जिसको वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो इन शब्दों को कोई ना कोई हम नाम देते हैं। जैसे जैसे क्या होता है उसमें, वाक्य में क्या क्या होता है? संज्ञा भी होती है, और क्या होता है? सर्वनाम भी, और क्या होती है? क्रिया भी होती है, विशेषण भी होता है। ऐसे वाक्य में इन सभी का प्रयोग होता है, तब जाकर एक वाक्य कंप्लीट होता है। तो शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए इन्हें 8 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। कितने वर्गों में बांटा गया है? 8 वर्गों में बांटा गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? शब्द भेद। क्या कहते हैं हम? शब्द भेद। तो शब्द भेद क्या क्या है वो बताते हैं हम। सबसे पहले हम किस पे चलेंगे? संज्ञा पर। तो संज्ञा क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति, संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या नाम, क्या कहेंगे संज्ञा की परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। और जैसे व्यक्ति का नाम क्या हुआ? जैसे राम हुआ, और वस्तु का नाम पेन हुआ, और स्थान का नाम जैसे इंदौर, धार, ऐसे कुछ भी। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब आगे क्या आता है? सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या देंगे हम? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को, सर्वनाम की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो संज्ञा के स्थान पर कैसे? जैसे राम, राम के स्थान पर हमें सपोज लिखना है, राम स्कूल जाता है, राम इतने बजे उठता है, राम ऐसा करता है। तो बार बार हम राम नहीं लिखेंगे, हम राम की जगह पर जिस शब्द का प्रयोग करेंगे, हम क्या प्रयोग करेंगे? वह। तो वह शब्द क्या होगा? वह शब्द होगा हमारा सर्वनाम। क्या होगा वह शब्द? सर्वनाम। फिर ऐसे ही आगे आती है क्रिया। ठीक है, तो क्रिया की क्या हम परिभाषा दे सकते हैं? वह क्रिया वह है जिसके माध्यम से संज्ञा के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। जब संज्ञा कुछ कर रही है, जैसे राम है, राम कुछ कर रहा है, जैसे खा रहा है, नहा रहा है, पी रहा है ना। तो जो खाना, नहाना, पीना, ये सब जो है वो क्या है? क्रियाएं हैं। तो संज्ञा के द्वारा जो क्या कहेंगे उसे हम, अवस्था, संज्ञा की जो अवस्था होती है कि वो क्या कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है, क्रिया के बाद हम क्या करेंगे आगे? विशेषण है, उसे पढ़ेंगे। विशेषण की क्या परिभाषा है? विशेषण किसे कहेंगे हम? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना। किसकी किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या फिर सर्वनाम की। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। समझ में आया? क्या है इसकी परिभाषा? विशेषण की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। उसके बाद क्रिया विशेषण। अब विशेषण तो किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा या सर्वनाम की। लेकिन क्रिया विशेषण हम किसे कहेंगे? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। जैसे क्रिया क्या है इसमें? सपोज राम खाना खाता है, तो क्रिया क्या हुई? खाना खाता है, यानी खाना क्रिया हुई। तो खाना की विशेषता, कैसे खाता है? जल्दी जल्दी, बहुत देर से, है ना। तो जो शब्द क्रिया की जैसे विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे उसे हम? क्रिया विशेषण। ठीक है, ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं हम। जैसे सीता जो है वो स्कूल जाती है ना। सीता कैसे स्कूल जाती है? तो सीता स्कूल कैसे जाती है? दौड़कर जाती है ना, या धीरे धीरे जाती है। तो जो दौड़कर, धीरे, ये हुआ, ये क्या है? ये शब्द क्या होंगे? ये क्रिया विशेषण होंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे आता है संबंध सूचक। क्या है? संबंध सूचक। संबंध सूचक हम किसे कहेंगे? ये वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से वाक्य के दूसरे भाग के संबंध को दर्शाते हैं, है ना। संबंध सूचक शब्द कौन से? संज्ञा या सर्वनाम के से वाक्य के दूसरे भाग का संबंध दर्शाते हैं।
जैसे संबंध सूचक ये वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से वाक्य के दूसरे भाग के संबंध को दर्शाते हैं। आगे हम देखेंगे संयोजक। तो संयोजक शब्द हम किसे कहेंगे या संयोजक का मतलब क्या होता है, इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन पता चल रही है। संयोजक यानी जोड़ने वाला। ठीक है, तो संयोजक कौन से शब्द होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो बीच के में आकर दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जो बीच में आ जाते हैं और किसको किसको जोड़ते हैं? वाक्यों को या फिर शब्दों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। समझ में आया? हमने क्या क्या पढ़ा अभी? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या है, एक बार फिर से हम देखते हैं। आपको भी पता होगी, आप मेरे पीछे बोलेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहेंगे हम? सर्वनाम वे शब्द होते हैं या फिर जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, है ना, तुम, मैं, ऐसे। तो अब आगे आता है, संज्ञा हो गई, सर्वनाम और क्रिया। तो क्रिया क्या है? कर्ता के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, कर्ता की जो अवस्था होती है वह क्या होती है? क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद आता है विशेषण। तो विशेषण में हमने क्या पढ़ा था? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा कौन? जैसे राम। राम क्या है? संज्ञा। अब विशेषण कैसे हुआ इसमें? जैसे राम काला है। अब राम की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? राम की विशेषता काला शब्द बता। राम कैसा है? राम काला है। तो संज्ञा की विशेषता यहाँ किसने बताई? काला शब्द ने। इसलिए काला शब्द क्या हो गया? क्या हुआ काला शब्द हमारा? विशेषण। क्या हो गया काला शब्द? विशेषण। ठीक है, अब उसके बाद हम चलेंगे क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण किसे कहेंगे हम? क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं या ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, है ना, जो क्रिया का जल्दी होना, धीरे होना, रुक रुक कर होना, ऐसा बताए, उसे हम कौन से शब्द कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। अब आगे हम आते हैं, संबंध सूचक हमने पढ़ा था। तो संज्ञा या सर्वनाम से वाक्य के दूसरे भाग के संबंध को दर्शाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? संबंध सूचक। क्या कहेंगे हम ऐसे शब्दों को? संबंध सूचक। फिर आगे आता है संयोजक। तो संयोजक शब्द हम किसे कहेंगे? ये ऐसे शब्द होते हैं जो बीच में आकर, है ना, शब्दों को या फिर वाक्यों को जोड़ते हैं। समझ में आया? अब आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक हम किसे कहेंगे? विस्मयादि बोधक वो जिन्हें इसका प्रयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त में हम करने में हम करें। ऐसे शब्द जिनका हम किस में प्रयोग करें? हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। जैसे हम दुखी हैं, है ना, हम खुश हैं, हम दुखी हैं, या और भी जैसे हम डरे हुए हैं। तो ऐसे हमारे मन की भावनाओं को जिन शब्दों से हम प्रकट करें उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विस्मयादि बोधक। तो ठीक है, तो जैसे भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए गए ऐसे शब्दों के अंत में हम फिर चिन्ह कौन सा लगाते हैं? ऐसा। ये कौन सा चिन्ह है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? विस्मयादि बोधक। जैसे हम कैसे इसको लगाते हैं? जैसे अरे, है ना, हमें क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। आश्चर्य भी हमारे मन का एक भाव है, तो हमें आश्चर्य हुआ, अरे तुम आ गए, है ना। तो यहाँ पर हमने कौन सा चिन्ह लगाया? हमने चिन्ह लगाया विस्मयादि बोधक, ये वाला। हमने एक खड़ी पाई और फिर उसके नीचे क्या किया? हमने एक डॉट लगा दिया। तो ये कौन सा चिन्ह हो गया? विस्मयादि बोधक। तो समझ में आ गया? अभी हमने क्या पढ़ा? ये था हमारे पाठ 1 पढ़ने से पहले हमारी क्या थी? आधार है ये व्याकरण के। तो हमें ये समझना जरूरी था। संज्ञा सर्वनाम यानी जो भी वाक्य होता है वह इनसे मिलकर बनता है, इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आप इनकी परिभाषा अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं ऐसा प्रश्न डालना है, और फिर संज्ञा की परिभाषा। ऐसे ही सर्वनाम किसे कहते हैं ऐसा प्रश्न डालेंगे और फिर उसकी परिभाषा आपको लिखना है, उदाहरण भी लिखना है। क्रिया किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा आपको लिखना है। यहाँ दी हुई है आपको, इस पेज में परिभाषाएं दी है, तो आपको सारी अपनी कॉपी में पहले नोट करना है। उसके बाद आप लेसन 1 डालेंगे, और लेसन 1 हमारा क्या है? भाषा और व्याकरण। क्या है हमारा पाठ? है भाषा और व्याकरण। तो यहाँ पर हमें इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है ना। इन सब चीजों में हमें क्या बताया गया है? भाषा और व्याकरण के बारे में यहाँ पर जो दिया है उसमें बताया है। तो भाषा क्या होती है? ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से हम बोलकर व लिखकर अपने किसको? विचारों को व्यक्त करते हैं, या सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। तो भाषा क्या होती है?
जब हम अपने मन के भाव या विचारों को किसी को बोलकर प्रकट करते हैं या लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। तो भाषा मन के विकारों को प्रकट करने का एक साधन है। समझ में आया? हम मन के विचारों को कैसे प्रकट करते हैं? या तो हम किसी को हम बोलकर बताते हैं कि मेरे मन में ये चल रहा है, या फिर हम किसी को लिख कर बताते हैं। तो ये क्या है? भाषा है। समझ में आया? अब भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप है? भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के? दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक तो मौखिक भाषा और दूसरी कौन सी हो गई? लिखित भाषा। कितने रूप हुए भाषा के? दो रूप हुए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, अब हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे कि हम मौखिक भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा ऐसी भाषा, मौखिक भाषा किसे कहेंगे हम? ऐसी भाषा जिसमें हम क्या करते हैं? बोलकर, क्या करते हैं हम? बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारे विचारों को सुनकर अवगत होता है। उसको कैसे पता चलता है? सुनकर। हम जो बोलते हैं वह सुनता है, तो उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा कहेंगे उसे हम? मौखिक भाषा। समझ में आया? ऐसी भाषा जिसमें हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वह दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, तो उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा। समझ में आ गई इसकी परिभाषा? ये भी आपको लिखना है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न डालकर ये परिभाषा आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आगे हम चलते हैं, इसके मौखिक भाषा के विभिन्न रूप इस प्रकार है। अब मौखिक भाषा के भी रूप होते हैं। हम बोलकर प्रकट तो करते हैं, लेकिन कैसे कैसे? तो बोलकर कैसे प्रकट करते हैं हम? वाद विवाद करके, है ना। जैसे एक टॉपिक है, मान लो उस पर चर्चा हो रही है, कोई बोलता है, जैसे सपोज मोबाइल, मोबाइल हमारा टॉपिक है, उस पर हमको बोलना है। तो कुछ लोग बोलेंगे मोबाइल बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, ऐसा है वैसा है ना। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं, मोबाइल, मोबाइल क्या है? बहुत ही ऐसा मतलब साधन है जिससे आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं, या ऐसा हो रहा है वैसा। तो इसको हम कहते हैं वाद विवाद, यानी एक विषय पर उसके पक्ष में भी बोला जाए और उसके विपक्ष में भी। समझ में आया आपको? तो जो वाद विवाद करते हैं वो भी हम कौन सी भाषा में करते हैं? मौखिक में। अब समाचार सुनाना, हम जो न्यूज़ हम देखते हैं वो भी कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? वो भी समाचार सुनाना भी कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? मौखिक भाषा का। अब आती है, देखिए यहाँ पर एक दादी है, वो क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। तो ये कहानी सुनाना जो है वह भी कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। और भाषण देना, है ना, हम लोग स्टेज पर भाषण देते हैं या हम कहीं पर भी भाषण देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वो भी कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। तो समझ में आया मौखिक भाषा के कौन कौन से रूप होंगे? वाद विवाद, समाचार सुनाना, कहानी सुनाना और ये भाषण देना। ये कौन सी भाषा के रूप है? मौखिक भाषा की। भाषाएं कितने प्रकार की होती है? हमने सीखा था कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा हम किसे कहेंगे? जिसे हम बोलकर, है ना, प्रकट करें किसी के सामने, अपने विचारों को हम बोलकर प्रकट करें, वह मौखिक भाषा होगी। अब हम चलते हैं लिखित भाषा की ओर। तो लिखित भाषा हम किसे कहेंगे? लिखकर दूसरों को अपनी विचारों से अवगत कराना, वो पढ़कर दूसरों के विचारों को समझना। ठीक है, क्या करते हैं? हम लिखते हैं, लिखकर अपने विचारों को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों को अपने विचारों से अवगत कराना। और पढ़कर दूसरों के विचारों को समझना लिखित भाषा का रूप है। ठीक है, लिखित भाषा का रूप क्या है? हमने हमारे विचारों को लिखा और सामने वाले ने उसे पढ़ा, तो वो कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा हुई। समझ गए ना? तो हमने यहाँ लिखित भाषा का लिखित भाषा की परिभाषा जान ली। लिखित भाषा उसे कहेंगे जिसमें हम क्या करते हैं? दूसरों तक अपने विचार कैसे पहुंचाते हैं? लिख कर। और जो सामने वाला होता है वो हमारे विचारों को कैसे समझता है? पढ़कर। तो ये कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। अब लिखित भाषा के भी रूप होते हैं। ठीक है, जैसे हमने मौखिक भाषा के रूप देखे थे, ऐसे लिखित भाषा के, जैसे सूचना पट्ट। सूचना पट्ट पर हम किससे समझ रहे हैं? कुछ लिखा हुआ है सूचना पटल पर, जैसे हम लोग लिखते थे ना, स्कूल चलता था तब हम वो सूचना भी लिखते थे कि आज छुट्टी का दिन रहेगा, या कल ऐसे ये त्योहार है इसलिए छुट्टी रहेगी। तो वो सूचना पटल हुआ जिस पर आप लोग क्या करते थे? कुछ अच्छे विचार भी, सुविचार भी लिखते थे। वो हमारा सूचना पटल था। ठीक है, तो उसमें हमने जो वहाँ लिखा था वो आपने कैसे समझा? पढ़कर। तो ये सूचना पटल जो है वो भी क्या है? किसका रूप है? लिखित भाषा का। अब है पत्र।
पत्र को हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। सामने वाले ने अपने विचार उसमें लिखे हैं, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़कर समझते हैं। इसलिए पत्र भी क्या है, एक कौन सी भाषा है, लिखित भाषा का रूप है। ऐसे ही ईमेल, जो लैपटॉप पर या इस पर ईमेल होते हैं, मोबाइल पर आते हैं, तो वो भी क्या है, इसका रूप है, वो भी लिखित भाषा का रूप है, क्योंकि उसे भी लिखा जाता है और फिर हम उसे पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, समाचार पत्र। तो समाचार पत्र भी किसका रूप हुआ, लिखित भाषा का। किसका रूप हुआ, लिखित भाषा का, क्योंकि इसे भी हम पढ़कर समझते हैं। सामने वाला बोले और हम उसे समझें तो वो कौन सी भाषा हुई, वह मौखिक भाषा हुई। लेकिन यदि हम किसी का लिखा हुआ है और उसे पढ़ रहे हैं तो वह कौन सी भाषा होगी, लिखित भाषा। कौन सी भाषा, लिखित भाषा। ठीक है। अब संसार में क्या है, अनेक भाषाएं प्रचलित है। ठीक है, कि हमारे संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, जिनमें अंग्रेजी है, जर्मन है, चीनी है, रूसी है, उर्दू है, अरबी है, फ्रांसीसी है। ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं। ये मुख्य मुख्य भाषाएं मैंने आपको बताई, इसमें लिखी थी। तो भारतीय संविधान ने भी 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं प्रयोग की गई है, 22 भाषाओं को उन्होंने क्या की है, मान्यता प्रदान की है। ये भाषाएं कौन कौन सी है, हिंदी, उर्दू, मणिपुरी है, मैथिली है, सिंधी है, संस्कृत है, कन्नड़ है, बोडो, मलयालम, संथाली, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मराठी, गुजराती, असमिया, उड़िया, कश्मीरी, बंगाली, पंजाबी और डोगरी। ये कौन सी भाषाएं हैं, जो हमारे भारतीय संविधान में इनको मान्यता दी गई है, इन 22 भाषाओं को। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं मातृभाषा की ओर। ठीक है, अब हम किसकी ओर चलेंगे, मातृभाषा की ओर। मातृभाषा, हमारी मातृभाषा कौन सी है, बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उसकी भाषा वह अपने आप सीख जाता है। मातृभाषा किसे कहेंगे, जिसके वह भाषा जो परिवार में बोली जाती है और बच्चा खुद ब खुद उसे अपने आप सीख लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा। ठीक है, उसकी भाषा वह कैसी होती है, जो अपने आप वह सीख जाता है बच्चा, वह होती है मातृभाषा। तो परिवार तथा किसके किसके द्वारा, माँ के द्वारा या परिवार के द्वारा जो बोली जाती है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं, जिसे बच्चा खुद से सीख लेता है, उसे हम कहते हैं मातृभाषा। बच्चे के द्वारा जो खुद से सीखी जा सकती है, जो घर में या परिवार में बोली जा रही है अपनी माँ के द्वारा या फिर अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा, तो उस भाषा को हम कौन सी भाषा कहेंगे, उसे हम मातृभाषा कहेंगे। ठीक है। ऐसे ही बंगाली परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे की मातृभाषा हुई बंगाली, है ना। बंगाली परिवार है, यदि उसमें जन्म हुआ किसी बच्चे का, तो उसकी मातृभाषा क्या हुई, बंगाली हुई। तथा पंजाबी परिवार में जन्म लेने से वाले बच्चे की मातृभाषा क्या हुई, पंजाबी। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, हमने किसके बारे में जाना है, ये मातृभाषा के। अब आती है राष्ट्रभाषा। मातृभाषा क्या हुई, एक बार फिर से जान ले हम। मातृभाषा मतलब जो हम परिवार में हम बोलते हैं, हमारे परिवार में बोलते हैं और हम खुद ब खुद उसे सीख जाते हैं, वो हमारी मातृभाषा। राष्ट्रभाषा, तो जिस भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं, है ना। जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र के कैसे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग जिस भाषा का प्रयोग करें उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है, इसलिए हिंदी भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा है। समझ में आया, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी, क्योंकि यह भारत के अधिकांश भाषाओं क्षेत्रों में या अधिकांश जगह पर ये क्या होती है, भागों में बोली जाती है, इसलिए हम इसे राष्ट्रभाषा कहेंगे। अब आती है राजभाषा। ठीक है, मातृभाषा कहाँ बोली जाती है, घर परिवार में, और राष्ट्रभाषा कहाँ बोली जाती है, भारत के बहुत से भागों में ये बोली जाती है ना, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। इसे बहुत से लोग यूज करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, इसलिए ये राष्ट्रभाषा। अब आती है राजभाषा। राजभाषा हम किसे कहेंगे, सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, राजभाषा। क्या होगी राजभाषा की परिभाषा, सरकारी काम के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। अब संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949, है ना, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिंदी है उसे राजभाषा कब स्वीकार किया गया था, भारतीय संविधान में, तो उसे
14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। किसके रूप में? राजभाषा के रूप में। किसको? जो हमारी हिंदी भाषा है उसे। ठीक है, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। समझ में आया? तो राजभाषा कौन सी है? हमारी हिंदी है, और उसे किस दिनांक को? 14 सितंबर 1949 को हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए हम 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आती है बोली। ठीक है, अभी हमने मातृभाषा पढ़ी, राष्ट्रभाषा पढ़ी, राजभाषा पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे? बोली। क्या पढ़ेंगे हम? बोली। तो बोली क्या होती है? किसी भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है ना? कोई सी भी भाषा हो उसका स्थानीय रूप बोली कहलाता है। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप होता है जो विकसित होकर भाषा बन जाती है ना? यह कैसा? जो भाषा का बहुत ही छोटा रूप होता है, जो धीरे 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 भाषा के रूप में विकसित हो जाता है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो साहित्य की रचना होती है, जो नाटक लिखे जाते हैं या जो कविताएं लिखी जाती है, जो भी साहित्य लिखा जाता है, वह बोली में नहीं लिखा जाता है। वह किस में लिखा जाता है? भाषा में। किस में लिखा जाता है? भाषा में। ठीक है, तो हरियाणवी, कन्नौजी, कुमाऊनी आदि क्या है? बोलियां हैं। क्या है ये? बोलियां हैं। समझ में आया आपको? हमने अभी किसके किसके बारे में जाना? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और बोली। ठीक है, अब हम चलते हैं मानक भाषा की ओर। इसकी ओर चलेंगे हम। क्या है अगला हमारा टॉपिक? मानक भाषा। अब हम मानक भाषा किसे कहेंगे? मानक भाषा भाषा का व्याकरण सम्मत रूप है। कैसा रूप है? मानक भाषा व्याकरण का भाषा का व्याकरण सम्मत रूप है, जिसे शिक्षित समाज द्वारा व्यवहार में प्रयोग किया जाता है ना? शिक्षित समाज, एक पढ़ा लिखा इंसान जिस भाषा का प्रयोग करेगा उसे हम कैसी भाषा कहेंगे? मानक भाषा। आगे है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? ये व्याकरण क्या है ये आपको जानना जरूरी है। तो हम आम बोलचाल में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों को अपनी भाषा में सम्मिलित कर लेते हैं, है ना? हम हमारी जो बोलचाल की भाषा होती है बहुत ही अशुद्ध होती है। हम क्या करते हैं? अपनी भाषा में बहुत सारी अशुद्धियों को सम्मिलित कर लेते हैं, जो गलत उच्चारण के कारण हम गलत ही लिखते भी हैं। सपोज जैसे गलत उच्चारण के कारण हम गलत ही लिखते हैं। इस प्रकार भाषा अशुद्ध हो जाती है ना? यदि हमारी गलती हुई भाषा में तो हम वहाँ क्या करते हैं? हमारी जो भाषा है वो अशुद्ध हो जाती है। हम गलत बोलते हैं यदि, तो हम लिखते भी गलत हैं, इसलिए हमारी भाषा अशुद्ध हो जाती है। तो इस अशुद्धि को आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ नियमों का निर्माण किया गया है ना? व्याकरण से संबंधित कुछ भी अशुद्धि हो उसको रोकने के लिए हम क्या किया गया है? व्याकरण का ज्ञान हमें होना उसके लिए बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए क्या किया है? कुछ नियमों का निर्माण किया गया है, जो हमें भाषा के कौन से रूप का? शुद्ध रूप का बोध कराते हैं। तो इन नियमों की जानकारी हमें जिस शास्त्र से प्राप्त होती है वह क्या कहलाता है? व्याकरण। यानी भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है, वह हमें जिससे प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। ठीक है, तो शुद्ध क्या होगा? राम हाथ से खाना खाता है ना? हाँ, या फिर हाथों से खाना खाता है। तो हमें ये किससे पता चला? जब हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम पता कर पाएंगे कि हम सही लिख रहे हैं, सही बोल रहे हैं, या फिर हम गलत लिख रहे हैं। जैसे एक उदाहरण हम समझते हैं। राम, है ना? राम स्कूल से बाजार आया, या राम स्कूल से बाजार गया, ये कुछ भी, तो ये कैसा रूप है भाषा का? ये शुद्ध रूप है। अब राम बाजार गया, अब राम स्कूल बाजार गया, तो ये क्या है? अशुद्ध रूप है। इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि वास्तव में राम क्या कर रहा है। तो ये भाषा का कैसा रूप है? ये अशुद्ध रूप है, और ये शुद्ध रूप है। तो हमें इसका ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हमने यहाँ पर क्या लगाया? से लगाने से। यानी से क्या है? से है जो विभक्तिकरण कारक है वह है। तो हमने ये कारक का परिचय हमें कहाँ होता है? व्याकरण में होता है। तो यदि हमें व्याकरण का पूर्ण ज्ञान है तो हम भाषा की अशुद्धि को हम पहचान सकते हैं और उसे शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आता है
व्याकरण के प्रमुख 3 विभाग भी होते हैं। कितने विभाग होते हैं व्याकरण के? 3। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, है ना। व्याकरण के कितने विचार होते हैं? 3। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार क्या है उसे हम समझेंगे। वर्ण विचार में सभी वर्णों, उनके उच्चारण, उनके भेदों आदि का विचार किया जाता है। वर्ण विचार में क्या होता है? वर्ण को कैसे बोला जाता है ना, उसके कौन कौन से भेद हैं, है ना, उसके कितने प्रकार है, वो हमें सब किस में मिलेगा? वर्ण विचार में। ऐसे ही शब्द विचार में क्या होगा? शब्द विचार में शब्दों के स्वरूप, उनके भेदों, उनकी रचना आदि का ज्ञान प्राप्त होगा। शब्द विचार में हम क्या करेंगे? शब्द कैसे बनता है ना, शब्द कैसे बनता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, ये हम सब किस में जानेंगे? शब्द विचार में। और वाक्य विचार मतलब वाक्य का निर्माण कैसे होता है ना, उसका स्वरूप क्या है, उसकी रचना कैसे हुई, किसका कैसे निर्माण हुआ, उसके कितने प्रकार है, वो सब हम किस में जानेंगे? इस वाक्य विचार में जानेंगे। तो व्याकरण के प्रमुख 3 विभाग कौन कौन से हुए? वर्ण विचार, दूसरा कौन सा है? शब्द विचार, और तीसरा कौन सा है? वाक्य विचार। ठीक है, समझ लिया आपने। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने जो पूरा पाठ पढ़ा है उसका सार क्या है, यानी हमने इसमें से क्या सीखा है। तो मुख्य मुख्य पॉइंट यहाँ पर दिए हैं। जैसे भाषा क्या है? ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम बोलकर लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, है ना। तो भाषा के विषय में हमने जाना कि भाषा क्या है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? बोलकर और लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब भाषा कितने प्रकार की होती है हमने ये भी जाना। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ऐसे ही तीसरा हमने क्या जाना इससे? अपनी बात को बोलकर कहना क्या हुआ? मौखिक भाषा हुआ। बात को हम बोलकर कहते हैं तो वो मौखिक भाषा, और अपनी बात को लिखकर कहना क्या हुआ? लिखित भाषा। ऐसे ही परिवार में बच्चे द्वारा सबसे पहले सीखी गई भाषा को हम क्या कहेंगे? मातृभाषा। और राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा। और सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे हम? राजभाषा। और व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। और व्याकरण के प्रमुख 3 विभाग कौन कौन से बताए थे अभी? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये हमने कुछ बातें सीखी है यहाँ से। अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है? सही विकल्प चुनिए। बच्चे द्वारा सर्वप्रथम सीखी गई भाषा कहलाती है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है, सही विकल्प चुनिए, उसके बाद नंबर 1 डालेंगे और फिर इन 3 ऑप्शन में से एक को चूज करके लिखेंगे। तो बच्चे के द्वारा सर्वप्रथम सीखी गई भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाएगी? मातृभाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा? अभी हमने पढ़ा था मातृभाषा, है ना। सबसे पहले कौन सी भाषा सीखी जाती है बच्चे के द्वारा? मातृभाषा, जो उसके परिवार में बोली जाती है। भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को स्वीकृति दी है? तो 22 भाषाओं को। ठीक है, भाषा के प्रमुख प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार हमने सीखे थे? 2। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। भाषा के 2 प्रकार हुए। अब भाषा का मौखिक रूप है, वाद विवाद है, पत्र लेखन है या लेख है। तो पत्र लेखन में हम लिखते हैं, लेख में भी हम लिखते हैं, इसलिए ये नहीं है। क्या है? मौखिक रूप वाद विवाद है। और व्याकरण से हमें भाषा के किस रूप की जानकारी प्राप्त होती है? भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपने अपनी कॉपी में लिखना है। आगे कुछ प्रश्न दिए हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? बोली किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा से किस प्रकार, राष्ट्रभाषा राजभाषा से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, ये हमें सब यहाँ पर मिलेगा। हमें इनके प्रश्नों के उत्तर हमें कहाँ से लिखना है? हमें खुद से, इसको हमने पाठ पढ़ा है तो हमें उसमें ढूंढना है और फिर लिखना है। ठीक, आगे हम चलते हैं। दिए गए वाक्यों में भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है आपको यहाँ लिखना है। समाचार पत्र में छपे विज्ञापन को पढ़ना। तो जब हम पढ़कर किसी भाषा का प्रयोग करें तो वहां पर कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा। कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा। ठीक है, समाचार पत्र को पढ़ना लिखित भाषा। पुलिस के द्वारा अपराधी को डांटना, कौन सी भाषा होगी? मौखिक। कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? मौखिक। ऐसे ही शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रश्नों के उत्तर पूछना। शिक्षक के द्वारा कक्षा में पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछते हैं शिक्षक? कौन सी भाषा में पूछते हैं? मौखिक भाषा में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मौखिक
ऐसे ही माँ का बच्चे को प्यार करना, कौन सी भाषा है ये? माँ का बच्चे को प्यार करना। माँ क्या लिख कर रही है? नहीं, तो ये कौन सी भाषा में होगा? मौखिक भाषा में। ठीक है। आगे, रेल आरक्षण अधिकारी से पूछताछ करना। हम पूछताछ कैसे करते हैं? बोलकर ही करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है। ये भी कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा हुई। किसी संस्था की सदस्यता ग्रहण करने के लिए दिए गए नियमों की नियमावली पढ़ना। अब जो नियमावली है वो लिखी हुई है और उसे हम पढ़ रहे हैं, इसलिए वह भी कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा हुई। ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें कुछ दिए गए शब्दों के लिए अनेक शब्द लिखिए। इसके लिए हम आपको क्या करेंगे, एक पीडीएफ आपको बताएंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा लेसन उसमें हो और आप उसका सॉल्व अपनी कॉपी में कर सकें। तो आपको स्कूल से एक पीडीएफ दी जाएगी, तब तक आप क्या करें, आप खुद से कोशिश करें इसमें करने की। आगे दिया है, दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप पर गोला लगाइए, है ना। अब ये शब्द दिए हैं, उसमें अशुद्ध कौन सा है उसको छांटना है और या उसको सर्कल आउट करना है। तो भाषा, भाषा और भाषा। अब इनको बोलने का तरीका भी देखिए, ये भाषा है, ये भाषा है और ये भाषा है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। भाषा ये सही होता है, इसलिए इस पे हमने सर्कल किया। अब मौखिक, मौखिक और मौखिक, तो कौन सा करेक्ट है? मौखिक। अब मातृभाषा, मातृभाषा और मातृभाषा, तो करेक्ट कौन सा है? मातृभाषा। ठीक है। अब व्याकरण, व्याकरण या व्याकरण, तो करेक्ट कौन सा है? व्याकरण। अब अधिकांश, अधिकांश और अधिकांश, तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट है। हमें कैसे पता चला? यदि हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो हम पहचान भी कर पाएंगे कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा गलत है। अब आगे दिया है, यह भी करें, यदि एक बच्चा निम्नलिखित भाषा बोलने वाले परिवार में जन्म लेता है तो उसकी मातृभाषा कौन सी या क्या होगी, है ना। यदि एक बच्चा निम्नलिखित भाषा बोलने वाले परिवार में जन्म लेता है तो उसकी मातृभाषा क्या होगी। तो आपको भी यहाँ पर लिखना है कौन सी होगी उसकी मातृ। हरियाणवी परिवार में हुआ तो कौन सी भाषा होगी? हरियाणवी होगी। राजस्थानी में हुआ तो कौन सी होगी? राजस्थानी। कश्मीरी भाषा कश्मीरी। गुजराती में गुजराती। बंगाली परिवार में हुआ तो क्या होगी? बंगाली। नेपाल में हुआ तो नेपाली। ऐसे ही महाराष्ट्र में हुआ है तो वो कौन सी भाषा बोलेगा? मराठी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि भाषा न होती तो हमारा समाज कैसा होता? हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता? सोचिए और दी गई पंक्तियों में लिखिए। तो ये आपको विचार करना है। हमने पाठ पढ़ा, हमने समझा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कुछ शब्द अपने ओर से लिखना है। आप लिखें, कोशिश करें और फिर उसको जब पीडीएफ मिले स्कूल से तो आप उसको क्या करेंगे, उससे करेक्ट करके और फिर उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अभी तक हमने आपको जो भी समझाया वो आपको अपनी बुक में फिल करना है। इसे कॉपी में तभी लिखें जब आपके पास पीडीएफ आए और आप संतुष्ट हो जाएं कि मेरे सारे उत्तर सही है। उसके बाद इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है।